कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे गंदम की शार्टेज के हवाले से। जो गंदम का बहरान इस बार पैदा होगा, क्योंकि जो पैदावार खासी कम हुई है। मुतअद्दिद वजूहात हैं जिनकी वजह से गंदम की पैदावार जितनी तवक्को थी उससे कम हुई है। तो इस हवाले से एक बड़ा क्राइसिस देखने में आ सकता है। तो इसमें हुकूमत क्या कर रही है, फार्मर्स का क्या मौक़िफ़ है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, गंदम की शार्टेज के हवाले से बात करें, गंदम का जो बहरान पैदा होने जा रहा है, तो उस हवाले से कुछ फार्मर्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस बार किसानों के एंड पे क्या कमी रह गई, किसानों का इसमें कितना कसूर है कि जो गंदम है वो कम होने जा रही है, बहरान पैदा होने जा रहा है, महंगी होने जा रही है। कल्लू साहब, इसमें किसानों का कितना कसूर है गंदम कम पैदा करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। हमारी पहले भी ज़िम्मेदार छोटे ज़िम्मेदारों की बात आला वाहनों तक आप पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया, इंतहाई मेहरबानी आपके चैनल की। गंदम की पैदावार कम होने की वजह 3-4 रीज़न है। वजह 3-4 है। वजह क्या है? पहले नंबर पे तो गवर्नमेंट की प्लानिंग जो अच्छी नहीं थी। जब गंदम की काश्त करनी थी तो उस वक्त हमें DAP की नायाबी की सामना करना पड़ा। उसके बाद जब हमने गंदम काश्त कर ली छोटे ज़िम्मेदारों ने, बड़ा ज़िम्मेदार तो फिर भी कुछ ना कोई सोर्सेज इस्तेमाल करके कुछ ना कोई कहीं ना कहीं से कोई 4 बोरे ढूंढ लेता है खाद के। लेकिन मेरा जो छोटा ज़िम्मेदार 3 एकड़ का 4 एकड़ का ज़िम्मेदार है, उसे इंतहाई मुश्किल हालात में यूरिया नायाब होगी। यूरिया अगर वो लाइनों में लगा के लेता भी था ना, तो वो इंतहाई कम थी और ज़्यादा कीमत पे मिल रही थी। नंबर 1। नंबर 2, पहले तो बारिश 1-2 बर वक्त होगी, लेकिन जब मार्च का महीना आया, दूसरी वजह ये हुई कि मार्च के महीने में बारिश ही नहीं हुई, बिल्कुल ही। 2 रीज़न हो गए। तीसरी रीज़न गवर्नमेंट की इंतहाई नाअहली कह लो कि टाइम पे, अगर टाइम पे खाद नहीं मिलेगी वो ज़िम्मेदार क्या करेगा, कहाँ से ढूंढेगा, कहाँ से खाद लेके आएगा। मैं बार बार आपके मीडिया की वसाले से यही गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि छोटा ज़िम्मेदार जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, खुदारा उसे प्रमोट करे, उसकी दहलीज पर स्प्रे खाद अवेलेबल हो, वक्त पे हो, और वो अपनी बिजाई के वक्त उसे फसल को बिजाई के वक्त अच्छे वक्त में काश्त करे। उसके बाद उसे जो उसने दरमियान में फसल होती है खाद डालनी होती है, उस पर वक्त पे खाद उसे दस्तयाब हो। इसके अलावा उसकी अल्लाह के साथ भयाली होती है। जो ज़िम्मेदार कहता है कि मेरी अल्लाह के साथ भाईवाली है, क्या मौसमी हालात बहुत असर करते हैं। एक मेन रीज़न सबसे ज़्यादा यही है कि मैं बार बार गवर्नमेंट से यही इल्तिजा कर रहा हूँ, खुदारा ये जो कॉलोनियाँ काट के बैठे हुए हैं, ज़िम्मेदारों का रकबा औने पौने ख़रीद के इन लोगों को लगाम डालें। इंतहाई ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में ये हमारा रकबा हड़प कर जाएंगे, और ये ना सिर्फ हड़प कर जाएंगे, रकबा ही जो ज़रूरी रकबा है, जो ज़रखेज़ रकबा है, उस पर कॉलोनियाँ बना रहे हैं। जहाँ जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है कि उस रकबे पे कॉलोनी काटो जो पैदावार नहीं दे रहा है, बंजर रकबा है। ये इंतहाई मुश्किल हालात हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आगे आने वाली गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अभी देखो कि सीज़न गंदम का है और 1300 में थैला पड़ रहा है आटे का सीज़न में। खुदारा अगर ये इस वक्त हालात ऐसे हैं तो आगे जाकर हालात कैसे होंगे। साहब, मुझे ये बताइएगा, ओपन मार्केट में रेट महंगा मिल रहा है जबकि सरकार सस्ते दामों ले रही है, तो किसान किधर जाएगा? यही तो मामला है। हमारा ज़िम्मेदार का जो रेट है, गवर्नमेंट अच्छे रेट पे जब तक अच्छा रेट नहीं देगी गंदम की पैदावार में इजाफा नहीं होगा। मेरे कुछ ज़िम्मेदार भाई ऐसे हैं कि उन लोगों ने गंदम छोड़ के सरों काश्त करनी शुरू कर दी है। सरों का क्या मामला, उसका रेट अच्छा मिल रहा है, गंदम का अच्छा रेट नहीं मिल। खुदा के लिए आप अगर एक्सपोर्ट करोगे, इम्पोर्ट करोगे गंदम, ज़र मुबादला ज़ाया होगा। वही जो ज़र मुबादला पे ज़ाया पैसा करते हो मेरे ज़िम्मेदार को दो। वो मेरे ज़िम्मेदार को जब पैसा मिलेगा वो ना सिर्फ खुश होकर गंदम काश्त करेगा और ज़्यादा मेहनत करेगा। जब वो ज़्यादा मेहनत करे, मैंने एक दफ़ा एक
फिक्रा बोला था, मुझे अब भी याद है सिटी 41 पे, कि खुदा के लिए मेरा बच्चा जो है वो मैं उसे मिल में भेजना नहीं चाहता, वहाँ उसे 5 आदमी की ग़ुलामी करनी पड़ती है, वहाँ वो ग़ुलाम नहीं बनेगा। मेरा बच्चा जो है वो ज़िम्मेदारा करना चाहता है, उससे खाद टाइम पे दो, उसे स्प्रे टाइम पे दो, उसकी दहलीज पर दो, उसे फैसिलिटेट करो। वो ना सिर्फ गंदम बल्कि वो ज़रूरी अजनास दूसरी ज़्यादा पैदा करेगा, उन ज़रूरी पैदावार में इजाफा करेगा। और हम ना बड़ा दुख से बात करनी पड़ती है कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद ज़रूरी अजनास बाहर से दरामद करें, ये बड़े दुख की बात है। मेरे ज़िम्मेदार छोटे और बड़े ज़िम्मेदार को उसकी दहलीज पर फैसिलिटेट करो। वो ना सिर्फ ज़रूरी अजनास ज़्यादा पैदा करके हम अपना गुजारा करेगा बल्कि एक्सपोर्ट करेगा और ज़र मुबादला कमा कर देगा। जी अरसलान क्या कहेंगे? जी यही कहेंगे कि पहले नंबर पे तो ये जैसे कल्लू साहब ने फरमाया है कि हमारी सोच से ज़्यादा मतलब कम जो है ना कनक हमारे पास आई है, पैदा की गई है। उसके में मेन ये खाद का एक बहुत बड़ा इशू था कि खाद नहीं मिल रही थी। खाद के अलावा फिर पहले खाद की शार्टेज आ गई, फिर डीजल की शार्टेज आ गई, तो ज़िम्मेदार तो फिर मजबूर हो जाता है। जितना कि उसे कुछ मिलनी है खाद वगैरह उतना कि उसने बीज मतलब उसकी फसल ठीक होगी। तो लिहाजा गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि इनको पहले अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, इनको खाद पहुंचाई जाए, उसके अलावा डीजल वगैरह की जो शार्टेज है उसको दूर किया जाए, फिर ही आज जाके कोई किसान को अच्छी मतलब पैदावार मिलेगी और मुल्क को भी फ़ायदा होगा और किसान को भी फ़ायदा होगा। जी चौहान साहब क्या कहेंगे आप बतौर एक फार्मर, किन मसाइल का सामना रहा इस बार गंदम के काश्तकारों? जी अब्दुर्रहमान भाई, मेरा तलक जो है एक ज़िम्मेदार कराने से है। जब से मैंने होश संभाला है हमेशा ज़िम्मेदार को क्राइसिस का सामना करते हुए देखा है। अब एक बार आप देख लें, गंदम का सीज़न है, गंदम के सीज़न में पहले तो भी पंजाबी में कहावत है कि मुल्ला करो निकली मुलाकार वड़ गई। पहले जब गंदम की बिजाई का टाइम था वहाँ पर तब तो उस वक्त पानी नहीं मिला, जब पानी मिल गया गंदम थोड़ी सी ऊपर आई, स्प्रे का सामना करना पड़ा। स्प्रे के बाद अब जब आगे कटाई का उसकी गंदम की कटाई का टाइम आ गया तो उसकी वजह से जो डीज़ल है वो शार्ट हो गया। यानी कि तमाम लोगों ने ज़िम्मेदारों के ऊपर हाथ धोए हैं और ज़िम्मेदार जो है इस मुल्क में तकरीबन पाकिस्तान के ज़रूरी मुल्क है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो गंदम की जो इस वक्त पैदावार है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत की पॉलिसी जो है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा क्राइसिस जो है ज़िम्मेदार को अपना सामना करना पड़ रहा है। क्या समझते हैं कि इस बार गंदम कितनी कम हुई है? इस वक्त जो पहले की निस्बत है वो इस वक्त काफ़ी कम हुई है, क्योंकि एक तो बारिश नहीं हुई है और दूसरे मौसमी असरात थे, तीसरा जो डीज़ल की कमी थी, उसके बाद उससे पहले जब बिजाई का टाइम था तो उसके वक्त जो है ना पानी की शार्टेज थी, तो फ़ी एकड़ जो पैदावार है पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम हुई है। सरकार अपना टारगेट पूरा कर लेगी? सरकार अपना टारगेट जो अब पूरा कर रही है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि इस वक्त जो उन्होंने अपने कलेक्शन सेंटर बनाए हैं, गंदम कलेक्शन सेंटर जो बनाए गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कम रेशो आई है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि अगर गंदम दरामद करना पड़ती है तो ये ज़र मुबादला के ज़खायर तो बड़े मुतासर होंगे? जी बिल्कुल मुतासर होंगे। हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, अगर हम बाहर से गंदम लेकर आएंगे तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के नाते बाहर से कोई चीज़ लेकर आए तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हुकूमत के लिए भी ये लम्हा फ़िक्री है। जहाँ इस हवाले से बताया जा रहा है फार्मर्स के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से वो मुतासर हुए। पहले नंबर पर पानी की शार्टेज का मसला, नहरी पानी का रहा, फिर उसके बाद खादों का मसला रहा, आज सोना यूरिया का मसला रहा, डीएपी का मसला रहा, फिर उसके बाद जो है वो डीज़ल का मसला रहा, फिर जो बारिश नहीं हुई, पहले गंदम पक गई, उसकी वजह से दाना भी खासा कम हुआ। तो ये एक बड़ा इशू पैदा होने जा रहा है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। जी आप बताइएगा गंदम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहली दफ़ा तो बारिश नहीं हुई जी, दूसरी वजह है खाद का बोरा जो यूरिया 2500 रुपये का मिलना पिया जी, माड़ा बंदा लै नहीं सकता। जो DAP ਸੀਗਾ वो 10,000 का हो गया, जो 4-4,500 का ਸੀਗਾ जी। ये वजह तो छोटे जिमीदार जो खाद तो रह गए जी। बाकी एक बारिश की वजह तो रह गई, इस वजह तो उन्होंने जी कणक वैसे खलोती नहीं है, एक झाड़ बहुता निकलना है, एक गर्मी जी ज़्यादा पैन लग पई जी। 10-15 दिन पहले वक्त तो वाढ़ी शुरू हो गई जी, ये वजह तो दाना बरीक हो गया जी, दाना घट गया जी। कितना का फर्क पिया रूटीन? अगे 45 मन 40 मन साड़ी औसत आती जी किले की, अरगा 30 मन 25 मन जी। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। हाँ जी, ਅਸੀਂ तो ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦਾਣੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾੜ 'ਚ ਦਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ? हाँ जी, घर जोगी ਵੇਚਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਘਰ ਖੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜੀ।
इस हवाले से जो झाड़ है वो पैदावार है वो खासी कम हुई है, और ये फार्मर बता रहे थे कि जो पहले एवरेज 50 मन के करीब जाती थी वो 30 से 35 मन तक चली गई है। जो आम छोटा फार्मर था वो 10 से 15 मन जो फ़ी एकड़ का सामना कर रहा है कमी का। जो बड़ा ज़मींदार था वो 5 से 10 का कर रहा है, और जो यू रिसर्च के अदाद शुमार है उसके मुताबिक भी तकरीबन 10% तक जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है। और जो पहले पूरे पंजाब की एवरेज 30 मन पर थी वो 28-23 मन पर रहने की तवक्को है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस सामने आने वाला है। ऊपर से जो ममालिक की जंगें शुरू हो गई हैं, रूस की, यूक्रेन की, जहाँ से गंदम बरामद की जाती थी वो भी नहीं होगी। इंडिया से वैसे ट्रेड पर पाबंदी है, तो यकीनन एक ऐसा जो सामने सामान नज़र आ रहा है कि जिसमें हम देख सकते हैं अभी से ही कि अगर गंदम कहीं से महंगे दामों दरामद ना हुई तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि इस बार जो है वो आटा जो है वो खासा महंगा हो जाएगा, नायाब हो जाएगा, और आम लोग 3 वक्त की रोटी से भी महरूम हो जाएंगे। नाज़रीन, ये तमाम वजूहात फार्मर्स ने हमें बताई। अब जो रेलिवेंट लोग हैं, जो मुतलका लोग हैं, पंजाब असम्बली के मेंबर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि वो इस सूरत हाल में क्या प्लान बनाए हुए हैं, हुकूमत क्या सोच रही है। हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। बात करें अगर यहाँ पर गंदम के हवाले से, फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से, तो इस मुस्लिम लीग नून की जब से मरकज़ में और सूबे में हुकूमत बनी है तो इनकी जो लीडरशिप है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस अज़म का इज़हार कर रही है कि जो भी तरक्याती मनसूबे रुक चुके थे उनके फ़ंड्स लाए जाएंगे, उनको जारी किया जाएगा, अवामी फ़लाह के मनसूबे मुकम्मल करवाए जाएंगे। तो सबक डिप्टी मेयर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून सिटी तंजीम शेख मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम आज इसी हवाले से बात करेंगे। शेख साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा शेख साहब, सबसे पहले जो हुकूमत पर अभी जो गंदम के हवाले से बहरान आ गया है कि गंदम इस बार कम पैदा हुई है, तो इसका किस तरह से हल निकालेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया जी। ये गंदम का बहरान, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमें तो अब गवर्नमेंट मिली है, ये सारे मामलात हमसे पहले हो चुके हैं। जब इन्होंने मसनूई तौर पर जो बीज और खाद का ब्लैक करने के लिए इन्होंने जो पैसे कमाए हैं, इनके जो ATMs थे PTI के, तो उन्होंने ये मसनूई तौर पे जो चीज़ें अफ़गानिस्तान स्मगल की गई, सर मुल्क का नहीं सोचा गया। एक साइड पे खान साहब कहते रहे जी हम चलेंगे जी ईमानदारी से, दूसरी तरफ उनको कोई पता ही नहीं था कि कैसे इस मुल्क को चलाना है, कैसे अवाम के मसाइल हल करने हैं। उन्होंने इस बात का ख़ुद ही सबूत अपने इंटरव्यू में कहा था जी कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अवाम को इसलिए नहीं मैं बना कि मैं गंदम का और ये सब्ज़ियों का और घी का मैं रेट बताऊं या इसका मैं ख्याल रखूं। वज़ीर आज़म होता ही इसलिए है कि वो पाकिस्तान की अवाम की फ़लाह में जो इतने भी मामलात हैं, मंसूबे हैं, इनको देखे। बाकी हम इसके ऊपर अभी से हमारी गवर्नमेंट पूरी वर्किंग कर रही है कि इसको कैसे इस मसले को हल किया जाए, गंदम जो इंपोर्ट की जाए या कैसे मामलात को चलाया जाए, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कंट्रोल कर लेंगे और अवाम को रिलीफ इसमें बिल्कुल मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जैसे भी हमें सब्सिडी देनी पड़े, जैसा भी करना पड़े, हम अवाम को पूरा रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, आपने ईद पे भी वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से मुलाकात की, अभी फैसलाबाद का भी उन्होंने कुछ दिन पहले विज़िट किया है, तो क्या वज़ीर आला साहब फरमाते हैं कोई फैसलाबाद के हवाले से कोई मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे? जी, जहाँ पे हमारी जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उस वक़्त जितने प्रोजेक्ट थे उधर के उधर ही पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी हमारी वर्किंग शुरू होगी। हमारे तमाम टिकट होल्डर्स, MPs, MNAs को हमज़ा शहबाज साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे कहा है कि जो ज़रूरी स्कीमें हमें दे और उसके ऊपर प्लानिंग करके इंशाल्लाह ये इसी महीने या नेक्स्ट मंथ जून से पहले काम शुरू हो जाएंगे, जो मुकम्मल इस 2 महीनों में हो सकते हैं। बाकी जो बड़ी स्कीमें आपको पता है उसके लिए जून वाले बजट में वो स्कीमें हम दे रहे हैं, उस जून के बजट में उसमें हम वो रखेंगे स्कीमें, उसके पैसे रखेंगे और इंशाल्लाह बड़ी स्कीमें जुलाई से शुरू हो जाएंगी, जो 2 महीनों में
स्कीमें मुकम्मल हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह खान साहब ने भी यही कहा है और उनका भी यही विजन है कि जो पहले 30 जून से पहले वाली मुकम्मल हो सकती हैं, पहले उनको शुरू किया जाए, उनको मुकम्मल किया जाए। जो बड़ी स्कीमें हैं इंशाल्लाह उसको 1 जुलाई से शुरू किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा प्लान क्या है आपका, भी जो नवंबर में इंतखाबात करवाएंगे या अगले साल टाइम पूरा होने पे करवाएंगे? देखें जी, ये पहले तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि इमरान साहब खान साहब गवर्नमेंट में नहीं है तो फिर इलेक्शन होने चाहिए। जैसे उनके पास आइनी तौर पे वो वज़ीर आज़म थे, आइनी तौर पे उनको निकाला गया, कोई उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं हुआ कि जी कू हुआ है या कोई ऐसा गैर कानूनी गैर आइनी काम हुआ है। ये आइन के अंदर अदम एतमाद का जिक्र है, उसी के ऊपर वो गए हैं। अब आइनी तौर पे जो हमारे पास मुद्दत है उसको हमारा आइनी तौर पे हक़ है कि हम उसको पूरा करें, और जो ये मसाइल छोड़ के गए हैं इसको हम जो चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, जो इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स हैं, सारी चीज़ें इसके ऊपर अभी काम होने वाला है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उस पर भी कोशिश हमारी होगी कि हम पीटीआई से भी रब्ता करें और पीटीआई से भी कहें कि आप आएँ, बैठें मिलके। उन्होंने जैसे अपोजिशन को कभी मदऊ ही नहीं किया था, बुलाया ही नहीं था, बात करना मुनासिब नहीं समझा था कि किसी भी जो आइनी मामलात हैं इनके ऊपर, ताकि आइंदा के इलेक्शन जो है ना फेयर एंड फ्री हों। ये जो भी जमात जीते, जो भी हारे, वो ये ना कि जी हारने वाली जमात के ये इसमें धांधली हुई है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सारी जमातें मिलकर बैठकर इसके ऊपर एक कंसेंसस पैदा करें। जब ये पैदा होता है तो इंशाल्लाह, पहले होता तो हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि जो पीटीआई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है, आज बिजली किधर है, पेट्रोल किधर है, गैस किधर है, बिल ही नहीं रही। जब अब भी हमारी गवर्नमेंट आई थी तो 18-18 घंटे की अब पीटीआई लोड शेडिंग छोड़ के गई है, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आते ही विदन 8 डेज़ इसको तकरीबन ख़त्म कर दिया लोड शेडिंग को। ऐसे मामला सारी चीज़ें देखनी है। ये तो नहीं है कि जी खान साहब अब चले गए हैं तो इक़्तिदार में नहीं है तो इलेक्शन ये खेड तो नहीं है कि इसको शुरू कर लें। ठीक साहब, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि अभी यहाँ पर जैसे आपने कहा तो बल्दियात भी एक बड़ा अहम शोबा रहा है कि जो नज़रअंदाज किया गया पिछली हुकूमत में, अब क्या सीन होगा? देखिए जी, पहले भी हमारी गवर्नमेंट ने इलेक्शन बल्दियाती करवाए थे, फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, जैसे ये कहते थे कि जी हम बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात देंगे। इन्होंने क्या इख्तियार देना था, इन्होंने तो जो हमारे अदारे थे आते ही मुअत्तल कर दिए। पहले ये किया, फिर इन्होंने एक बड़ा झूठ और बहुत बड़ा ड्रामा, जैसे पीटीआई बोलती है झूठ, हर बात में झूठ बोलती है। उन्होंने बोला जी आइनी, इन्होंने जो नए बल्दियाती इलेक्शन के बारे में इन्होंने आर्डीनेंस जारी किए हैं, उसको असम्बली से पास तक नहीं करवाया, तो कैसे बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं? इसके ऊपर भी हम, जैसा मैंने पहले भी कहा, हम चाहते हैं कि सारी जमातें मिलकर बैठकर इसके ऊपर जो इलेक्शन, जैसे ये कहें कि ये ना हो कि फिर वो कहें जी अब नून की गवर्नमेंट है तो बल्दियाती इलेक्शन नून ने फिर इसमें धांधली क्यों कर ली है जीत के। ये बैठे इसके ऊपर जो तरामीम करनी है करें, आए जो असम्बली में इसको कानून को पास करवाएं, फिर इलेक्शन हो सकता है। ऐसे एक्ट के ऊपर इलेक्शन तो नहीं हो सकता था बल्दियाती, इन्होंने एक्ट बनाया था, इसको पास नहीं करवाया था। तो अब इस पंजाब असम्बली में हम इसको दोबारा लेके आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि सारी जमातें मिलकर इसके ऊपर कंसेंसस पैदा करें और फिर इलेक्शन हो। हमारी सबसे मेन जो इस जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती हो, हम चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो और इसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके कि ये धांधली हुई है। इसके लिए हम सारी जमातों को दावत देते हैं, आए बैठ कर इसके ऊपर कंसेंसस पैदा करें। अच्छा, आपके कुछ दोस्त ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि अभी जो मुद्दत आपकी 1.5 साल ज़ाया हुई है वो बहाल हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका इस हवाले से क्या ख्याल? देखो जी, जो हक़ तो यही बनता है कि जो बल्दियाती जैसे किसी को भी एक मैंडेटेड अवाम देती है उसको वो पूरा करे, या अगर कोई अदारे चलने चाहिए, अगर इनके पास पीटीआई के पास अक्सरियत है वो अदम एतमाद कर लें, अगर इनके पास नहीं है तो सब्र करें। ये तो इनका ही कानून है कि हम हैं तो सब कुछ ठीक है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो ये गलत बात है। कोर्ट में भी हमारा इसके ऊपर है, हम अपनी गवर्नमेंट से भी इसको करेंगे लीगल, जो इसमें गुंजाइश निकलती हुई तो बिल्कुल टाइम मिलना चाहिए और इसको पूरा करना चाहिए बल्दियात। अच्छा शेख साहब, ये महंगाई के हवाले से सबसे ज़्यादा नून लीग ने तनकीद की पीटीआई पर, लेकिन जब से आपकी हुकूमत बनी है महंगाई तो नीचे नहीं आ रही।
نہیں महंगाई देखें, जिधर जब हम आए थे पेट्रोल या गैस या जो चीज़ें थी उधर ही हैं। ये IMF से ये मुआहदे PTI करके गई है। जैसा कि आप टीवी में देखते हैं, हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने भी बताया कि ये इन्होंने इतना अब अगर PTI के मुआहदे के मुताबिक हम IMF से जो इन्होंने किया है उसके मुताबिक चलें तो आज तो पेट्रोल 250 रुपये का लीटर हो। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमारी गवर्नमेंट ही इसमें सब्सिडी दे रही है। जो इन्होंने मुआहदे किए हैं उसको वो अभी गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे दे के ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। बाकी भी जो अब आने वाली फसलें हैं, आने वाली चीज़ें हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रॉपर, जैसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब मेहनत करते थे अंत तक, वो ऐसे नहीं है कि सुबह हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो 10 बजे आके 5 बजे चले जाते थे, 5:01 तक वो ऑफिस नहीं बैठते थे। तो मियाँ साहब तो सुबह 7 बजे ऑफिस होते हैं, 8 बजे ऑफिस होते हैं, लेट से लेट। तो वो उनका क्लोज टाइम है ही नहीं है। वो तो आवाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और वो सारे देख रहे हैं। और इंशाल्लाह वो देखें, इतने जो मसाइल छोड़ के PTI गई है उसको थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, और इंशाल्लाह मेहनत और जज्बे से, ईमानदारी से ये मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। जिस हवाले से साबिक डिप्टी मेयर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून सिटी शेख यूसुफ इस हवाले से अपना अज़म का इज़हार कर रहे थे कि गंदम का जो इशू है वो पैदा नहीं होगा, उससे पहले इंपोर्ट कर ली जाएगी जो भी ज़रूरत की होगी। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें गंदम के हवाले से तो इस मरतबा कहा जा रहा है कि गंदम की शार्टेज संगीन सूरत इख्तियार कर सकती है। कई वजूहत इसमें बताई जाती हैं। खाद का इशू भी होगा, डीज़ल का इशू भी होगा, और कबल अज़ वक्त जो है वो गंदम पक गई है क्योंकि जो मौसमाती तब्दीलियाँ आई हैं उनकी वजह से बारिश भी नहीं हुई और उसकी वजह से जो दाना है वो सुकड़ गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस शार्टेज को कैसे दूर करना है, क्योंकि अभी मार्केट की बात करें तो 2200 रुपये सरकारी रेट है, जबकि मार्केट में 2400 से 2500 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त हो रही है। 1-2 महीनों में ये रेट 2800 से 3000 तक चला जाएगा, फिर लोगों की पहुंच से आटा दूर हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली सीनियर लीगी रहनुमा मियाँ ताहिर जमील इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा, हुकूमत पंजाब गंदम के हवाले से क्या सोच रही है? देखें जी, गंदम का बहरान जो है ये हमें भी मुख्तलिफ़ ज़राए से रिपोर्ट हो चुका है। इसकी मेन वजह जो है वो नंबर 1 तो लोड शेडिंग थी। लोड शेडिंग की वजह से जो ट्यूबवेल नहीं चल सके, पानी सही प्रॉपर तरीके से नहीं फसलों को मिल सका। उसके अलावा मेन वजूहात में जो है वो खाद का नापैद होना। 10,000 रुपये की बोरी जो है वो एक किसान जो है वो कभी भी ख़रीद कर अपनी फ़सल को नहीं डाल सकता। तो मल्टीपल इशू हैं। इन तमाम इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना रही है और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने इस पर फूड डिपार्टमेंट को बुला के एक आला सतह की एक मीटिंग भी की है और उसमें उन्होंने सख्त हदायत जारी की हैं कि गंदम की जो प्रोक्योरमेंट है उस पे उसका जो टारगेट है वो पूरा किया जाए, उसको हर सूरत जो है वो यकीनी बनाया जाए। उसके अलावा मार्केट प्राइस जो हैं उस पे आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और दूसरे सूबों में जो हाल हुआ है उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के बार बार मरासले भी उनको जा रहे हैं उनके कीमतें कंट्रोल करें और आटे का बहरान ना बन पाए। तो ये चीज़ें तो देखें हैं, ये हम बिल्कुल इस चीज़ को ऑन करते हैं कि बारिशों की वजह से, खाद की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से, महंगाई की वजह से जो गंदम की पैदावार 50-60 मन पर एकड़ होती थी, इस दफ़ा जो है वो 30 मन पर एकड़ पर आ गई है। मतलब 50% जो पैदावार है वो कम हुई है और इसमें परेशानी तो पूरी कौम को है, हमें भी है। और
اس پر ہم اپنی گورنمنٹ کی ایک پالیسی بنا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم وقت سے پہلے اگر ہمیں گندم کی ضرورت پڑی تو ہم وقت سے پہلے مطلب مناسب ریٹ پر ہم باہر سے گندم جو ہے وہ درآمد کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ گندم کا بحران جو ہے وہ عوام کو فیس نہ کرنا پڑے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ گندم پیدا کرنے والا ملک تھا. آپ دیکھیں کہ ایوب ریسرچ میں مختلف ورائٹیز بنائی گئیں گندم کی, نہ اس پر صحیح طریقے سے اگر توجہ دی جاتی, اگر کھاد کے ریٹوں کو کنٹرول کر لیا جاتا, اگر پراپر طریقے سے جو ٹیوبلوں کو بجلی دے دی جاتی, اگر ٹیوبلوں کی سبسڈی بند نہ کی جاتی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گندم کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا تھا. اور ہم خود کفیل ہیں گندم کے بارے, دوسری اجناس کے بارے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہماری جو پالیسیاں ہیں ان پالیسیوں کی بدولت آج ہمیں اس بات پر بڑا سیریسلی ایکشن لینا پڑ رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس بات سے غافل نہیں ہیں. ہم گندم ہر صورت جو ہے وہ عوام کی دہلیز تک پہنچائیں گے. جو بھی کمی ہوگی, جو بھی کوتاہیاں ہوں گی, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بجٹ میں, جون کے اندر جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, اس میں ہم کسانوں کو بھی ریلیف دیں گے. اس میں ہم آئندہ جو گندم کی پلاننگ ہوگی نیکسٹ ایئر کی, اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کھاد کی جو قیمتیں ہیں ان کو ہم زیادہ سبسڈائز کر کے لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ جو اصل قیمت ہے کھاد کی 2000, 2500, 3000 روپے کی بوری, اسی قیمت میں کسانوں کو کھاد مہیا ہو اور وہ اپنی فصلوں کو ڈال سکیں اور فصلوں کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو بقایا جو معاملات ہیں, انتظامی معاملات ہیں, جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے معاملات ہیں, ان میں بھی خرابیاں دیکھنے میں آئی ہیں, اور اس پر ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایکشن لیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسانوں کو ہم زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں. اچھا, یہ سب اس میں بات یہ ہے کہ جو دنیا کو سب سے بڑے جو گندم کے سپلائر ہیں روس اور یوکرین, جو دونوں جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں. روس کے ساتھ ہماری تجارت نہیں ہو رہی, یوکرین اس بار جو ہے وہ گندم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. ہمارے ہمسائے میں جو انڈیا ہے انہوں نے بھی پابندی بھی لگا دی ہے, ویسے بھی ہماری ان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے نہیں ہو رہی. آخر اتنی مہنگی گندم کہاں سے خریدی جائے گی, کیونکہ روس اور یوکرین کے علاوہ جہاں سے بھی ملے گی وہ مہنگے داموں ملے گی, اور اگر مہنگی خریدیں گے تو پبلک کو کیسے سستی دیں گے؟ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی پاکستان میں جب حکومت کی ہے, پنجاب میں حکومت کی ہے, ہم نے ہر چیز آپ کو مینیج کر کے دکھائی ہے اور پاکستان کو چلا کے دکھایا. مہنگائی کو کنٹرول رکھا, ڈالر کو کنٹرول رکھا, کسانوں کو کھاد فراہم کی. اس کے علاوہ جو ایوب ایگریکلچر کے حوالے سے جو کسانوں کی اویئرنیس کمپین تھی اس کو بڑی ٹھیک طریقے سے چلایا, اور کسانوں نے اس سے بہت فائدہ بھی اٹھایا. تو اب بھی ہم کوشش کریں گے کہ گندم جو ہے وہ ہم جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ پاکستان سے ہی کوشش کریں گے کہ اکٹھا کریں, اور باقی اگر کوئی اس میں کمی کوتاہی رہ گئی تو وہ پھر باہر سے منگوانا پڑے گی. اور باہر سے ہماری بات آلریڈی چل رہی ہے. پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز صاحب نے, دونوں نے مل کر اس پر میٹنگ بھی کی ہے, اور جو ہمارے سیکٹری حضرات ہیں انہوں نے اس پر بریفنگ بھی دی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گندم کا کوئی کسی قسم کا بحران جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پیدا نہیں ہونے دیں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یوکرین اور روس جو ہے وہ جنگ میں ہیں, وہاں پر بھی جو فصلیں ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. پوری دنیا میں ایسے 12-13 ممالک ہیں جن کی ہم منگوا رہے ہیں, ان سے ہم گندم کے ریٹ لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ جتنی ہمیں ضرورت ہوگی, ابھی ہم اپنا ٹارگٹ پورا کر رہے ہیں. انشاءاللہ 2-4-10 دن کے اندر ہماری چیزیں فائنلائز ہوں گی, اس کے بعد ہم انشاءاللہ آرڈر پلیس کر دیں گے. یہ سب ڈالر کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو ڈالر جب سے حکومت بنی آپ کی بڑھ رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. تو یہ جس طرح سے دعوے کیے جاتے تھے کہ مہنگائی نیچے آ جائے گی, ڈالر نیچے آ جائے گا, مارکیٹ بڑھ جائے گی, وہ عملاً ہمیں نظر نہیں آئی چیزیں. دیکھیں, ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم آتے ہی 2-4 دن کے اندر ڈالر کا ریٹ نیچے لے آئیں.
دیکھیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے تاجران نے، اسٹاک ایکسچینج نے، دوسرے لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا. آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو تھا 189 پہ چلا گیا تھا، 189 سے پھر نیچے 183 تک آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پر اعتماد ہوتا ہے عوام کا، اور انشاءاللہ اب بھی جو شارٹیج ہے ڈالر کی، اس شارٹیج کو ہم دور کر رہے ہیں. انشاءاللہ IMF کے جو قسط آئے گی، اس کے بعد جو سعودی عرب نے ہمارے ساتھ پرومس کیا ہے، اس کے علاوہ UAE نے انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے. ان کا وفد بھی یہاں پر پاکستان آیا اور انہوں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ باقی جو ممالک ہیں ان سے بھی میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملیں گے انشاءاللہ، اور ان سے ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے ہم ان سے تعاون لیں. اور مجھے یقین ہے خاص کر اپنے دوست چین پہ کہ چین ہمیں مین سپورٹ جو ہے وہ ضرور فراہم کرے گا، اور چین کا جو ہمارا منصوبہ ہے وہ انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. اس سے ہمیں اربوں ڈالرز جو ہیں اس کی کمائی آئے گی اور ہمارے لوگ خوشحال ہوں گے. مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کے اندر ہم سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور خاص کر جو ہمارے انڈسٹریل سٹیٹس ہیں وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ انڈسٹریل بوم جو ہے وہ لے کر آئیں، نئی انڈسٹری آئے، نئے لوگ آئیں، نئی انویسٹمنٹ آئے، تاکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو سکیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم ساری چیزوں پہ انشاءاللہ قابو پائیں گے. اور ہم نے جو وعدہ کیا ہے عوام کے ساتھ، کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے، ہم نے الیکشن میں جانا ہے، تو ہم الیکشن سے جانے سے پہلے انشاءاللہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے کر جائیں گے تاکہ عوام جو ہیں وہ خوشحال ہو سکیں. اچھا میاں صاحب، اس میں مجھے یہ بتائیے گا، ابھی یہاں پر کچھ دن قبل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف فیصل آباد میں آئے، آپ نے بھی کچھ باتیں ان سے کی، کچھ مطالبات آپ کے بھی سامنے آئے. کیا لگتا ہے کہ ایک سال میں جو آپ کے مطالبات ہیں انڈر پاسز کا یا IT یونیورسٹی کا یا ہسپتالوں کی ایکسٹینشن کا، ان پر کام شروع کرنے کی حکومت پوزیشن میں ہے؟ جی بالکل جی، ہم سے اسکیمیں جو ہیں وہ مانگ لی ہیں. IT یونیورسٹی کا اعلان بالکل حمزہ شہباز شریف صاحب نے کر دیا ہے. اس میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں میٹر چل رہے ہیں یہ جگہ کے لوگوں کو. اس کے عوض جگہ جو ہے وہ سبزی منڈی میں الاٹ کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود فیصل آباد کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میٹر کو الجھائے ہوئے ہیں. تو حمزہ شہباز صاحب نے اٹارنی جنرل کو اور اٹارنی جنرل پنجاب کو انہوں نے درخواست کی ہے کہ مہربانی کریں، یہ بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ جگہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہے، اس جگہ پر ہم نے IT یونیورسٹی بنانی ہے، تو ہمیں یہ جگہ جو ہے وہ کلیئر کروا کے دیں. اسٹے آرڈر جو ہیں وہ عدالتوں سے ریکویسٹ کریں کہ اگر ان لوگوں کو جگہ اس کے متبادل مل چکی ہے تو پھر مہربانی کر کے یہ جگہ جو ہے یہ گورنمنٹ کی خالی کر کے دیں. تو اس پر بڑا سیریسلی ایکشن ہو رہا ہے. آپ اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے DC سے بھی بات کی ہے، کمشنر سے بھی بات کی ہے، اس کے جو ڈاکومنٹس تھے، جو فائل تھی، وہ بھی ہم نے یہاں سے روانہ کی ہے. تو کوشش ہے ہماری کہ جلد از جلد جو IT یونیورسٹی کی بنیاد ہے وہ یہاں پر ہم رکھ کے انشاءاللہ جائیں گے. اور اس کا جو منصوبہ ہے وہ تو 3 سال کا ہوگا، لیکن 3 سال کے اندر انشاءاللہ پہلے سال کا جو کام ہوگا وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مہینے 1.5 مہینے کے اندر ہم اس یونیورسٹی کی سنگ بنیاد رکھ کے یہاں پر کام شروع کروا دیں. یہ فیصل آباد کے بچوں کی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ساتھ جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں جن میں سرگودا ہے، جن میں جھنگ ہے، ٹوپا ٹیکسنگ ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو تحصیلیں ہیں، وہ تمام بچوں جو ہیں وہ IT کے لیے لاہور یا اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے اب انشاءاللہ یہ یونیورسٹی فیصل آباد میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی. اچھا میاں صاحب، اس میں یہ بتائیے گا، یہ آپ نے میگا پروجیکٹس کی بات کی، PP 112 میں کیا مسائل ہیں جو بھی آپ حل کرنا چاہیں گے فوری طور پر؟ PP 112 میں بہت سارے مسائل ہیں. PP 112 میں اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہے. PP 112 میں گلیوں کے مسئلے ہیں، سیوریج کے بہت زیادہ گمبھیر مسائل ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پینے کے پانی کے بڑے شدید قسم کے مسائل ہیں. میں نے پہلے جب میں ادھر تھا
تو میں نے کوشش کی تھی یہ فرینچ پروجیکٹ سے 15 لاکھ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ پینے کا پانی مل رہا ہے. تو اسی طرح کا کوئی منصوبہ اللہ کرے ہمیں اس طرح کا کوئی منصوبہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب ہمیں ضرور دیں گے تاکہ لوگوں کو پینے کا پانی مل سکے. کیونکہ جو ہمارے ڈاؤن ٹاؤن ایریاز ہیں جنگ روڈ کی اس طرف وہاں پر غریب آبادی ہے اور غریبوں کے لیے اگر میں پینے کا پانی فراہم کر دوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ لیگی ایم پی میاں طاہر جمیل موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے فیصل آباد کے جو مسائل حل کرنے کے حوالے سے ان کی حکومت پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی یقین دہانی کروا دی گئی ہے اور اب کچھ ہی مہینوں میں جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا. ناظرین کوشش کی آج گندم کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کا موقف آپ تک پہنچایا جائے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب مقامی دوروں کے ساتھ امیدواروں پر اقدامات بھی کریں.